नमस्कार दोस्तों, आज से 2 दिन पहले आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी होगी कि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इन राज्यों के कुछ ज़िलों में अफस्पा नामक कानून का 6 महीने के लिए नवीनीकरण किया गया है। अब ये जो अफस्पा कानून है, जिसे हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कहते हैं, ये 1958 का एक कानून है। तो ये जो कानून है, ये पहले से आपको देखेंगे कि मणिपुर में पहले से बहुत सारे हिस्सों में लागू था। फिर ये आपको नागालैंड में भी पहले से लागू देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ थाना क्षेत्रों में लागू था। इसके अलावा आप देखेंगे ये असम में भी लागू है, त्रिपुरा में भी लागू है। तो जितने भी हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, उसमें और फिर जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इस कानून को लाया गया था। अब ये जो वर्तमान नवीनीकरण किया गया है 6 महीनों के लिए, इसके पीछे सरकार का तर्क ये है कि वो स्थानीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए और जो भी विद्रोही गतिविधियां वहाँ पे हो रही हैं उनको नियंत्रित करने के लिए इस कानून का विस्तार कर रही है। 6 महीने के लिए इसका नवीनीकरण कर रही है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि इन क्षेत्रों में, यानी नॉर्थ ईस्ट के इन क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर में, इन सारे क्षेत्रों में कई सारी ऐसी गतिविधियां देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे जो आंतरिक सुरक्षा है उसके लिए खतरा उत्पन्न होता है। तो इस कानून के बारे में दोस्तों आज के सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अफस्पा कानून क्या है, इस कानून की पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे ये कानून अभी वर्तमान स्वरूप में अस्तित्व में आया है। फिर हम इस कानून के प्रमुख प्रावधानों के बारे में भी बात करेंगे। फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन प्रावधानों को देखते हुए इस कानून का अच्छा पक्ष और इस कानून का बुरा पक्ष क्या है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो कानून है ये हमारे देश के सर्वाधिक आलोचित कानूनों में से एक है, ऐसे कानूनों में से एक है जिनकी सर्वाधिक आलोचना हुई है। तो इस वजह से इस कानून की बार बार समीक्षा भी की जाती रही है। तो हमारे देश में जो न्यायालय है उसने इस कानून की किस तरीके से समीक्षा की, हम उसको देखेंगे। और चूंकि ये एक ऐसा कानून है जो हमारे देश के उन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करता है जहाँ पे आंतरिक सुरक्षा की बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इस कानून का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग भी होता रहे। तो इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना के हम भविष्य में किस तरीके से इस कानून को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, हमारे भविष्य की क्या दिशा हो सकती है, हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 1958 का जो है ये क्या है। तो देखिए, अफस्पा जो कानून है ये 1958 का एक केंद्रीय कानून है। ये कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों प्रकार की सरकारों को हमारे देश में किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है, ताकि वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाई रखी जा सके। और इस कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन अशांत क्षेत्रों में जो भी सशस्त्र बल तैनात हैं, उन सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने का प्रावधान भी ये अधिनियम करता है। अब इसके पीछे उद्देश्य ये है कि इन क्षेत्रों में जो भी प्रशासनिक शक्ति है, एक तो उसको मजबूत किया जाए, या फिर अगर सामान्य प्रशासन असमर्थ हो गया है तो वहाँ पे प्रशासनिक पुनर्व्यवस्था की जाए। तो ये इस कानून का परिचय था, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये केंद्रीय कानून है और ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों प्रकार की सरकारों को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है। अब इस कानून के पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि क्या ये सीधा 1958 में अस्तित्व में आया या पहले से चला आ रहा था। तो दरअसल 1942 में आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने इस आंदोलन को शांत करने के लिए एक अध्यादेश के माध्यम से एक सशस्त्र बल विशेष अधिकार करके अध्यादेश एक पारित किया। अब ये जो अध्यादेश थे, इन अध्यादेशों की जो बुनियाद थी वो ये थी कि असम अशांत क्षेत्र को घोषित करना और वहाँ पर जो भी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ हैं उनसे निपटना। तो सशस्त्र बल जो असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 में ये अस्तित्व में आया, जो कि पहले अध्यादेश था, अब ये 1958 में कानून बन गया। और फिर नागा हिल्स, जो कि आप अपने मैप में नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं, और उस हिल्स के आसपास के क्षेत्र में कई सारे विद्रोह हो रहे थे जिससे आंतरिक समस्या पैदा हो रही थी। तो इन सारे विद्रोहों से निपटने के लिए एक असम अशांत क्षेत्र अधिनियम 1955 भी बनाया गया और फिर जाके उन क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की पुनर्स्थापना करने का प्रयास शुरू किया गया। अब ये जो कानून है इसका व्यापक अनुप्रयोग करने के लिए जो मैंने आपको बताया, जो सशस्त्र बल असम और मणिपुर विशेष अधिकार अधिनियम 1958 का है, इसी का व्यापक स्तर पर अनुप्रयोग करने के लिए अफस्पा के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। और फिर 1990 में आप देखेंगे ऐसा ही एक कानून जम्मू और कश्मीर के लिए भी लाया गया, जो कि जम्मू और कश्मीर में हो रही आतंकी गतिविधियों पर भी नियंत्रण लगाने की बात करता है और जम्मू कश्मीर में जो भी सशस्त्र बल तैनात हैं उनको विशेष अधिकार प्रदान करने की बात करता है। अब मैंने आपको बार बार बोला कि इस कानून के अंतर्गत एक अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो आखिरकार ये अशांत क्षेत्र क्या है, आइए इसको समझते हैं।
दोस्तों, अशांत क्षेत्र जो है वो अफस्पा की धारा 3 के तहत एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसे एक अधिसूचना द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब ये उन स्थानों पर लागू किया जाता है जहां पर नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर वहां के नागरिकों की सहायता करनी है तो वहां पे सशस्त्र बल होने ही चाहिए। अब 1972 में इस अधिनियम में आप देखेंगे संशोधन भी किया गया था और किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति थी वो पहले सिर्फ राज्य के पास थी, तो 1972 में इस शक्ति को केंद्र सरकार तक भी विस्तारित कर दिया गया। यानी कोई भी क्षेत्र अशांत क्षेत्र जो है वो कई कारणों से हो सकता है। वहाँ पे आपको कोई धार्मिक विवाद देखने को मिल सकता है, कोई क्षेत्रीय समूहों के बीच में विवाद देखने को मिल सकता है ना, जो नस्लीय समूह है, जो भाषाई समूह है, उन सब के बीच में विवाद देखने को मिल सकता है। तो ये कई कारणों से कोई भी क्षेत्र अशांत हो सकता है, ठीक है। तो धारा 3 अफस्पा की जो है वो किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार को किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान करती है। अब मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या फिर जो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, ये पूरे राज्य को या फिर किसी भी क्षेत्र को, दोनों को, यानी अगर जो भी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं, जैसे दिल्ली के केस में आप उसको एलजी के तौर पे देखते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, फिर और जो राज्य के राज्यपाल होते हैं वो, और जो केंद्र सरकार होती है, तीनों पूरे राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इस बात की इस अधिनियम में चर्चा है। इसके अलावा आप देखेंगे जो अशांत क्षेत्र विशेष न्यायालय अधिनियम 1976 है, इसमें ये बताया गया है कि अगर एक बार कोई भी क्षेत्र अशांत घोषित हो जाता है तो उसको लगातार 3 अवधि के लिए अशांत बनाए रखा जाता है। उसके बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करती है कि राज्य में अब इस अधिनियम की ज़रूरत है या नहीं। यानी कि 3 महीने बाद अगर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था में दोष आए थे, अगर वो प्रशासनिक व्यवस्था या फिर जो शांति व्यवस्था में खामियां आई थी, शांति व्यवस्था में जो खलबली हुई थी, वो दोबारा तरीके से अब फिर से सही है या नहीं, इस बात की समीक्षा राज्य करेगा और फिर राज्य ये बताएगा कि इस अधिनियम की ज़रूरत 3 महीने के बाद है या नहीं। तो ये दोस्तों अशांत क्षेत्र के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के बारे में, क्योंकि बिना इसके प्रावधानों को समझे हम इस बात पे नहीं पहुंच पाएंगे कि इस कानून का अच्छा पक्ष क्या है, इस कानून का बुरा पक्ष क्या है। तो एक एक करके इस कानून की धारा को आप समझिए। इस कानून की धारा 3 जो है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की, उसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल या केंद्र सरकार किसी इलाके को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 3 में यह भी कहा गया है कि कोई इलाके के साथ साथ पूरे राज्य को या फिर पूरे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी को, पूरे यूनियन टेरिटरी को भी अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, ठीक है। इस अधिनियम की धारा 4 कहती है कि सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं और इन विशेष अधिकारों में आप देखेंगे कि ये जो सशस्त्र बल के अधिकारी होंगे वो चेतावनी के बाद गोली तक चला सकते हैं, यानी किसी की जान भी ले सकते हैं। ये अधिकारी तलाशी ले सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं, फिर हथियार या विस्फोटक को नष्ट कर सकते हैं। तो इनके पास एक व्यापक स्तर पे हमें अधिकार देखने को मिलता है। धारा 5 कहता है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत पुलिस को सौंपना पड़ेगा। धारा 7 कहता है कि अगर सशस्त्र बल के खिलाफ कोई भी मुकदमा या नागरिक दावा करना है तो केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही शुरू किया जा सकता है। यानी मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम की धारा 4 के तहत सशस्त्र बलों को जो काफ़ी ज़्यादा व्यापक अधिकार दिए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति इन बलों के खिलाफ मुकदमा करना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि इन सशस्त्र बल के अधिकारियों ने हमारे साथ ज़्यादती की है, इस फसफा अधिनियम का दुरुपयोग किया है, तो ऐसे मामले में वो केवल और केवल केंद्र सरकार की अनुमति से ही किसी भी सशस्त्र बल के अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। अब इस अधिनियम को लागू करना और इस अधिनियम के नवीनीकरण की क्या प्रक्रिया, ज़रा इसको समझिए। सबसे पहले तो एक स्थानीय पुलिस और या फिर जो राज्य है वो एक रिपोर्ट पेश करता है। इस रिपोर्ट की गृह मंत्रालय जो है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मूल्यांकन करती है और फिर राज्यपाल या केंद्र सरकार अपने गैजेट में एक अधिसूचना जारी करती है कि इस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है और इस क्षेत्र में अफस्पा लागू किया जाता है। आमतौर पर 6 महीने की अवधि में ही इसे नवीनीकृत किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि जो न्यूज़ था इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है 6 महीने के लिए अफस्पा का नवीनीकरण किया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नवीनीकरण होता है वो 6 महीने के लिए होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने क्या देखा, इसके प्रमुख प्रावधान देखे, हमने देखा कि इसको लागू और नवीनीकृत करने की क्या प्रक्रिया है। अब मैं इसके पक्ष और विपक्ष पे आता हूँ। देखिए, जो अफस्पा के पक्षकार हैं वो कई सारे तर्क देते हैं कि ये जो कानून है वो सही है और हमारे देश में होना चाहिए। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में कई सारे नक्सली समूह हैं, कई सारे विद्रोही हैं, कई सारे आतंकवादी समूह हैं।
तो इन आतंकवादी समूहों और इन विद्रोहियों के खिलाफ अगर तुरंत कार्रवाई करना है और तो हमें अपने देश के सशस्त्र बलों को काफ़ी व्यापक अधिकार देने पड़ेंगे। और चूंकि ये अधिकार अफस्पा कानून देता है, इसलिए ये जो कानून है वो काफ़ी सही है, क्योंकि इससे तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित होती है। इस कानून के पक्षकारों का दूसरा तर्क यह है कि सशस्त्र बलों को स्पष्ट कानूनी अधिकार और सुरक्षा जो है वो इन्हें एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है, और वो ज़्यादा स्वतंत्रता के साथ, ज़्यादा ऑटोनॉमी के साथ आप देखेंगे उन क्षेत्रों में जहाँ पे शांति व्यवस्था को खतरा है वहाँ पे शांति की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। फिर इसके पक्षकार ये भी कहते हैं कि जो असम और मणिपुर जैसे राज्य हैं जहाँ पे पहले से हमें कई प्रकार की प्रशासनिक असमर्थता देखने को मिलती है, तो इन राज्यों में अफस्पा कानून जो है वो अपरिहार्य है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुरक्षा उपकरण की दृष्टि से अफस्पा कानून के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास ये इस कानून के पक्षकार करते हैं। लेकिन जो इस कानून के विरोधी हैं उनके भी अपने तर्क हैं और जो कि जायज़ हैं। जैसे ये इनके विरोधी कहते हैं कि अफस्पा कानून की जो धारा 3 है, जो कि केंद्र सरकार को किसी भी राज्य की सहमति के बिना उस राज्य के अंदर किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार देती है, ये राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम अपने देश में संघवाद को फॉलो करते हैं। संघवाद में अलग अलग स्तर पर सरकार होती है, जैसे केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार होती है, राज्य के स्तर पे राज्य सरकार होती है और स्थानीय स्तर पे स्थानीय सरकार होती है। तो इन तीनों प्रकार की सरकारों का अपना एक दायरा होता है, अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। अब अगर केंद्र सरकार किसी राज्य के अंदर के क्षेत्र को बिना उसके अनुमति के अशांत क्षेत्र घोषित कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये संघवाद के खिलाफ एक खतरा है और ये संघवाद के लिए एक नई चुनौती पेश करता है, क्योंकि इससे राज्य की स्वायत्तता का उल्लंघन होता है। तो पहला तर्क विरोधियों का ये है। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि अफस्पा की जो धारा 4 है, जिसके तहत जो सशस्त्र बल के अधिकारी हैं उनको कई सारी शक्तियां मिली हुई है, तो इस अधिकार के तहत ये जो कानून है ये बल का अत्यधिक प्रयोग सुनिश्चित करता है। और इसका ये भी बताता है, इसके विरोधी ये भी कहते हैं कि इस कानून का, चूँकि इसके पास सशस्त्र बलों के पास बहुत ज़्यादा अधिकार हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसके विरोधी कहते हैं कि इस कानून में जवाबदेही का अभाव है, क्योंकि सुरक्षा बलों के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अगर आपको मुकदमा चलाना है, तो मैंने आपको बताया कि केंद्र या राज्य के अधिकारियों से पहले आपको कार्यकारी अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा, तभी जाके आप किसी भी इस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। फिर इसके विरोधी जो दुर्व्यवहार के आरोप बार बार लगा रहे थे, तो इस आरोप की वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग को नियुक्त किया जिसका नाम था हेगड़े आयोग। अब इस आयोग ने क्या किया, कुछ मामलों की जांच की और उन मामलों में 6 मामलों की जांच की, और इन 6 मामलों में जो 7 मौतें थी वो न्यायेतर निष्पादित थी। न्यायेतर मतलब कि कानून से अलग जाके, यानी गलत तरीके से हत्या की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इस कानून का दुर्व्यवहार हो रहा है ना। तो इसके बारे में विरोधियों ने साक्ष्य भी प्रस्तुत करने की कोशिश की और इसको हेगड़े आयोग ने साबित भी किया। फिर विरोधी ये भी कहते हैं कि अगर किसी क्षेत्र में लंबे समय तक अफस्पा कानून लागू रहता है, तो उस क्षेत्र में जो भी स्थानीय लोग हैं उनके अंदर सशस्त्र बलों के प्रति और उनके अंदर प्रशासन के प्रति एक अविश्वास बढ़ता है। तो ये जो कानून है ये स्थानीय अविश्वास को जन्म देता है, जो हमारे देश में सामाजिक समरसता के लिए एक खतरा पैदा करता है। फिर आप देखेंगे इस कानून के जो प्रावधान हैं वो अस्पष्ट हैं, इसके खिलाफ भी विरोधी तर्क देते हैं और विरोधी कहते हैं कि इस अधिनियम के चूंकि प्रावधान अस्पष्ट हैं, इस वजह से इनके दुरुपयोग काफ़ी बड़े स्तर पर हो सकते हैं। तो ये दोस्तों विरोधियों का तर्क था। अब चूंकि ये मामला जो है, ये जो कानून है वो काफ़ी ज़्यादा विवादित है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर न्यायालय की टिप्पणी भी आएगी। तो न्यायालय में आप देखेंगे जीवन रेड्डी समिति 2004-05 में गठित की गई थी। इस समिति ने कहा कि इस अधिनियम को या तो संशोधित किया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए। जीवन रेड्डी समिति ने दरअसल कहा यह था कि जो अफस्पा कानून है, इस कानून के जो भी ज़रूरी प्रावधान हैं उसको दूसरे कानूनों जैसे कि यूएपीए हो गया यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें या फिर जो सीआरपीसी के धाराएं हैं उनमें शामिल कर दिया जाए और फिर इस कानून को रद्द कर दिया जाए। फिर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने और भी कई सारे मामलों में इस कानून की न्यायिक समीक्षा की है और इस अधिनियम को लेकिन पूरी तरह से रद्द अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया। फिर आप देखेंगे कि चूंकि इस कानून में बार बार दुर्व्यवहार का आरोप लगता है, इस कानून के ऊपर बार बार सुरक्षा बलों द्वारा ज़्यादती का आरोप लगता है, तो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस कानून की समीक्षा की है और जिन क्षेत्रों में यह कानून लागू है उन क्षेत्रों में आप देखेंगे ये गए, वहाँ पे रिपोर्टिंग की और रिपोर्ट बनाया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी जो सुरक्षा बलों को इम्यूनिटी मिली हुई है
और उनकी जो जवाबदेही है उसमें जो कमी है, यानी कि सुरक्षा बल अगर कुछ भी कर देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आपको केंद्र या राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस इम्यूनिटी और इस जवाबदेही की कमी पर इन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि एक तरफ हमारे देश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अफस्पा लागू रहना ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि वो हिस्से हमारे देश का भाग बने रहें, वो हमारे देश के हिस्से बने रहें, वो हिस्से उन हिस्सों में शांति व्यवस्था बनी रहे, उन हिस्सों में प्रशासनिक व्यवस्था कायम रहे, तो अफस्पा जैसे कानून हमें ज़रूरी प्रतीत होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि इस कानून का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग भी होता है, इस कानून का व्यापक स्तर पे आलोचना भी होती है। तो आखिरकार हम भविष्य की हमारी दिशा क्या हो, हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि जो जीवन रेड्डी समिति ने बताया था कि अफस्पा के जो आवश्यक प्रावधान हैं इनको किसी दूसरे कानून, जैसे मैंने आपको बताया यूएपीए, इन सारे कानूनों में शामिल कर दिया जाए और फिर इस अफस्पा कानून को रद्द कर दिया जाए। इसके अलावा हम जो सशस्त्र बलों की अनुमति प्रक्रिया है उसको भी पारदर्शी बना सकते हैं, ताकि इनके खिलाफ जो एक प्रकार का पूर्वाग्रह लोगों के मन में रहता है वो पूर्वाग्रह समाप्त हो। तीसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि अगर सशस्त्र बल के खिलाफ कोई मानवाधिकार उल्लंघन का मामला आता है तो उसकी जांच के लिए हम एक स्वतंत्र और एक त्वरित जांच तंत्र बना सकते हैं, ताकि लोगों के मन में अपने देश के सशस्त्र बलों के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो, अपने प्रशासन के प्रति विश्वास की भावना पैदा हो। चौथी चीज़ हम कर सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में अफस्पा अभी लगाया गया है, यानी कि उन क्षेत्रों में पहले से अशांति है, तो वहाँ पे हम विकास कार्यों को साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम वहाँ पे विकास के काम करेंगे तो जो असामाजिक गतिविधि है उसमें वहाँ के युवाओं की संलग्नता में कमी आएगी और इससे होगा ये कि वहाँ पे शांति व्यवस्था धीरे धीरे करके कायम हो जाएगी। तो हम ये भी कदम लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम किसी क्षेत्र में स्थानीय पुलिस को सशक्त कर सकते हैं और अफस्पा को केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों तक ही सीमित रख सकते हैं। फिर चूंकि ये कानून बहुत ज़्यादा विवादित है और हमारे सामाजिक आर्थिक संकेतकों में लगातार चेंजेस भी हो रहे हैं, तो हम जिन भी क्षेत्रों में ये कानून लागू हैं उन क्षेत्रों में इस कानून का निरंतर मूल्यांकन करें और इस कानून का निरंतर नवीनीकरण करें। और जब हम नवीनीकरण करें तो हम सामाजिक आर्थिक संकेतकों को ध्यान में रखें, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेगड़े आयोग थी उसके अनुशंसाओं को भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे हेगड़े आयोग ने ये कहा था कि इस अधिनियम को ज़्यादा मानवीय बनाने की ज़रूरत है, सुरक्षा बलों को ज़्यादा जवाबदेह बनाने की ज़रूरत है और इस उद्देश्य से उनके कार्यान्वयन की जो भी आवश्यकता है, यानी कि अफस्पा जो कानून है उस कानून की ज़रूरत हमें कितनी है इसका आकलन करने के लिए हर 6 माह में इस कानून की समीक्षा की जानी चाहिए, ऐसा संतोष हेगड़े आयोग ने कहा था। फिर इस कानून पर आप देखेंगे एक दूसरी प्रशासनिक जो सुधार आयोग है उसने भी कुछ अनुशंसाएं दी और उसने कहा था कि अफस्पा कानून को रद्द कर देना चाहिए, इसको निरस्त कर देना चाहिए। लेकिन इस आयोग की अनुशंसाओं को अभी तक लागू नहीं किया गया। तो दोस्तों इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, अफस्पा का उद्देश्य क्या है? एक तो अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखना, तात्कालिक सुरक्षा के लिए ये कानून ज़रूरी भी है, लेकिन मानवाधिकार का उल्लंघन, जवाबदेही की कमी, नागरिक विश्वास की कमी, इन सब दृष्टिकोण से ये जो कानून है वो विवादित है। तो हालिया जो नवीनीकरण हालांकि मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में किया गया है उसका कारण सुरक्षा बताया गया, लेकिन अगर हमें इन क्षेत्रों में दीर्घकालिक समाधान ढूंढना है तो हमें राजनीतिक वार्ता का सहारा लेना पड़ेगा, हमें स्थानीय प्रशासन में सुधार का सहारा लेना पड़ेगा। जो भी इस कानून के खिलाफ जांच होते हैं उसमें जांच को हमें पारदर्शी बनाना पड़ेगा और साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में अफस्पा लगाने की ज़रूरत है उन क्षेत्रों में अगर हम विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ें तो हो सकता है कि उन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो विकास कार्यों में संलग्नता के कारण जो असामाजिक कार्यों में संलग्नता है उसमें कमी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों आज का जो हमारा ये सेशन है, इस सेशन में मैंने आपको अफस्पा के कई सारे पहलुओं के बारे में बताया और इस पूरी चर्चा के आधार पे आप इस प्रश्न का उत्तर लिख के मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। सवाल है कि अफस्पा का दीर्घकालिक प्रयोग भारत के संघीय ढांचे और केंद्र राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव डालता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 250 शब्द में इसका आंसर लिखना है, आप इसका आंसर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने नहीं किया है, ताकि रोज़ आपको नए नए कंटेंट मिल सके। क्योंकि मेरे चैनल पे केवल करंट अफेयर्स नहीं बल्कि आपको लक्ष्मीकांत की पूरी पॉलिटी की सीरीज़ मिल जाएगी। उसमें जो लक्ष्मीकांत का लेटेस्ट एडिशन है, जो 7th एडिशन है, माफ़ कीजिएगा,
उस 7th एडिशन के अलग अलग चैप्टर्स के आपको सारे वीडियोस फ्री में मिल जाएंगे। आपको NCERT के वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।